अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। दिस इज व्हाट विक्ट्री फील्स लाइक। वो हुआ जो किसी के गुमान में नहीं था। मुखालिफिन ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये फैसला कर लिया था कि उनका नाम अब कूड़ेदान की नजर हो चुका। वो कभी भी अमेरिका की सियासत के ऊपर दोबारा वो उरूज हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन सब कुछ अगेंस्ट ऑल ऑड्स हुआ। अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं और हल्फ भी उठा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद जिस ताबड़तोड़ तरीके से ऐलानात का सिलसिला शुरू किया है, उसने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम पॉलिसीज रिवर्स करने का वाशगाफ ऐलान किया है। खुला दो टोक ऐलान किया है कि वो तमाम पॉलिसीज जो बाइडेन के दौर में जारी थी उनका रिवर्सल होगा। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए पॉलिसी मेकिंग किस किस्म की करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो फर्स्ट टर्म था उससे बहुत मुख्तलिफ नजर आते हैं। वो ओपनली डीप स्टेट को, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जर्नैलों के इस्तीफे मांग रहे हैं। आखिरी दिन जो बाइडेन ने बहुत सी पार्डन्स का ऐलान किया। ये ऐलान किया कि जो लोग 6 जनवरी के वाक़यात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स के हवाले से बयानात देते रहे हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमात शुरू ना हो। जनरल मार्क मिली से लेकर दीगर बहुत सारे लोगों को पार्डन्स दी गई, लेकिन अब उनकी तस्वीर पेंटागन से हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो बड़े ऐलानात किए हैं, जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं, उनमें बहुत ही अहम इकदामात शामिल हैं। मैक्सिको का बॉर्डर सील करने का ऐलान किया है। वो पनामा कनाल का कंट्रोल वापस लेने की बातें कर रहे हैं। वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करार दे रहे हैं। वो कनाडा को अपना सूबा बनाना चाहते हैं। हैवी टैरिफ्स की बात की जा रही है। ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की, ग्रीनलैंड का कब्जा हासिल करने की बात की जा रही है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी ऐलान कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पीस प्लान जहां पर रुका था वहां से आगे शुरू होगा। इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि सऊदी अरब भी बहुत जल्द अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेगा। यूक्रेन वॉर के हवाले से, मिडिल ईस्ट के हवाले से, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, ये तमाम चीज़ें हैं जो उनकी प्लेट में नज़र आती हैं। लेकिन पाकिस्तान कहाँ फिगर इन करेगा, इस मामले पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। जो तकरीबात थी क्लोज डोर होने के बाद, हैरान कुन तौर पर बहुत सारे इंटरनेशनल डिग्नेटरीज, उनको तो देखा गया लेकिन कोई भी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में नज़र नहीं आया। हमने देखा कि जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं इंडिया के, वो पहली रो में नज़र आए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी मौजूद थे वाशिंगटन में, लेकिन उन्होंने लिंकन लिबर्टी बॉल में शिरकत तो की, लेकिन हल्फ बर्दारी की तकरीब में कहीं नज़र नहीं आए। बात चल रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दावतनामा मिला है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहीं नज़र नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम अज़ कम 6 रहनुमाओं को दावतनामा लारा ट्रंप की तरफ से एक्सटेंड किया गया था। रिपब्लिकन पार्टी ने वो दावतनामे भी दिए थे, लेकिन उनमें से भी कोई लीडर वहाँ पर नज़र नहीं आया। तो पाकिस्तान कहाँ फिगर इन करेगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ट्विटर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक पैगाम दिया, उनको मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस टू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज हिस्टोरिक विक्ट्री फॉर अ सेकंड टर्म। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद द इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन एंड ब्रॉडन द पाकिस्तान यूएस पार्टनरशिप एट रियल डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसमें फिर एक कम्युनिटी नोड कॉन्टेक्स्ट ऐड किया रीडर्स ने, और उन्होंने ये बताया कि ये वही वज़ीर आज़म हैं जिनके मुल्क में ट्विटर बैन है और वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इन तमाम मामलात पर पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चौधरी साहब, आप बड़ा वाकिफ़ हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की डायनामिक्स के हवाले से। अभी आउटगोइंग यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम, उनके लिए भी आपने एक रिसेप्शन का एहतमाम किया। अब जाहिर है कि एक नए सफ़ीर ने आना है, एक नए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हमारे रीजन को देखेंगे, वहाँ पर तब्दीली होगी। मार्को रूबियो फर्स्ट कन्फर्मेशन हो चुके हैं एज द नेक्स्ट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आपके ख्याल में पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में कहीं फॉल करेगा भी या नहीं करेगा? तरजीहात में तो देखिए 53-54 से पाकिस्तान अमेरिका का अलाय है, वेस्टर्न ब्लॉक का अलाय है और अरब ब्लॉक का अलाय है। और हमारी जो सारी पाकिस्तान की समझिए कि जो डायनामिक्स हैं वो अमेरिकी पॉलिटिक्स से बड़ी मुतासर होती हैं।
मैं आपको यहाँ पे ये भी याद कराना चाहता हूँ कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पाकिस्तान का बनना है, इसमें भी अमेरिका का बड़ा कलीदी किरदार है। और अगर उस अच्छा। वक़्त आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अमरीकी सदर के जो ख़त-ओ-क़ताबत है, और फिर अमरीकी सदर की और जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म चर्चिल की मुलाकातें हैं, वो आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान को बनाने में अमेरिका का कितना बड़ा रोल था, और किस तरह से अमरीकी जो पॉलिटिक्स है उसने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिक्स थी उसने मुतासर किया पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो उस वक़्त तक़सीम थी उसको। सही। और उसके बाद से जो हम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में बड़ी मजबूत है, तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट इसलिए मजबूत थी कि 53 ऑनवर्ड हमने हर वेस्टर्न ब्लॉक की हर लड़ाई लड़ी है। हम वियतनाम की वॉर में अलाए थे, हम कोरियन वॉर में अलाए थे, और बाद में अफगान वॉर्स आई तो हम उसमें भी एक बहुत अहम अलाए के तौर के ऊपर शरीक रहे हैं। और इसमें ऊपर नीचे तो होती रही हैं कई दफ़ा मामला, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हम अमेरिका के लिए बहुत अहम रहे हैं और अमेरिका हमारे लिए बहुत अहम रहा तो है। इस तो ये अहमियत जो के जी, जी प्लीज़ कंप्लीट। तो ये जो आप समझिए कि जो अहमियत है, ये ऊपर नीचे तो होती रहती है, लेकिन ये कहना कि ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म नहीं होगी। हाँ, पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है इस रीजन में, और उसकी वजह से जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो तो सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है अंदरूनी तौर के ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो दाइश है। और आपने देखा कि टेस्ला का जो एक ट्रक था, और आखिरी जो हमला हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, उसमें उनके जो ट्रंप टावर था उसके सामने जी। टेस्ला का ट्रक जो है वो मारा गया, और वो दाइश के लोग थे। और इस वक्त दाइश की एक बहुत बड़ी जो हेडक्वार्टर है वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान से मुल्का इलाकों में है। सो ये तो अहमियत तो रहेगी पाकिस्तान। तो अहमियत जो है वो रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशंस हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो तो कहती है कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर तो तक ही नहीं पड़नी, पाकिस्तान कहीं पर मौजूद नहीं, उनकी तरजीहात में कहीं मौजूद नहीं, और पाकिस्तान के दाखिली मंजरनामे के ऊपर तो बिल्कुल भी नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कोई गुफ्तगू नहीं करेगी। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुनवाना चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है वो ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए अपने ताल्लुकात और मफादात अमरीका दाव पर नहीं लगाएगा। ज़रा सुनिए। जी, फवाद चौधरी साहब, आपने सुना वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब जो कल वहाँ पर मौजूद थे, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ होगा। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की ये बात तो ठीक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के नज़दीक जो अमेरिका का मुफाद होगा वो एक डिफाइनिंग चीज़ होगी अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए। और लेकिन यही बात पाकिस्तान के लिए भी है कि पाकिस्तान का मुफाद जो है वो एक डिफाइनिंग टर्म होना चाहिए अमेरिका से ताल्लुकात के लिए। अब ये बैलेंस कहाँ होगा? देखिए, मेरे ख्याल में 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान में सवाल तो यही है ना कि इमरान खान के लिए ट्रंप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। सही। बाकी तो ज़ाहिर है किससे कहानी है। देखिए, 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये करेंगे। नंबर 1 तो ये है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में है, और जिसमें बहुत अमीर लोग भी मौजूद हैं, और अगर आप फोर्ब्स की लिस्ट उठा के देखें तो उसमें आपको 2 पाकिस्तानी मिलेंगे जिन्होंने $2-2 मिलियन भी कंट्रीब्यूट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। और वो दोनों जो हैं, और जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है, वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए ट्रंप के साथ है, और वो ये है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। इस वक्त जो पाकिस्तान कॉकस है जो इस वक्त अमेरिका में, उसके अंदर 12 अरकान पार्लिमान शामिल हैं, लेकिन जब इमरान खान की रिहाई के लिए जो रेजोल्यूशन आई है वो 2/3 मेजॉरिटी से आई। सो यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है या ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, उनका कितना बड़ा रोल है इमरान खान के लिए, और वो इस वक्त उनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो वो कर रहे हैं। सो जो एक कांग्रेस के ऊपर एक दबाव है पाकिस्तानियों का, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये एहसास दिलाएगा कि उन्हें इंटरवेंशन करनी है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रिपब्लिकन्स के अंदर ये एक तेज़ी से, ये आपने अपने इब्तदाइये में ये बताया कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही दिन बाइडन के जो अहकामात हैं उनको रिवर्स कर रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि रवायती तौर पे अमेरिका की जो सदर की दौड़ है वो इतनी तल्ख नहीं होती,
उसमें जो भी सदर आता है वो पिछले सदर से कुछ ना कुछ ताल्लुकात रखता ही होता है चीज़ें, लेकिन इस दफ़ा बड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि ट्रंप का मजाज जो है वो बिल्कुल और है, और उन्होंने बाइडन के हर काम को फैसला किया मैंने रिवर्स करना है। और रिपब्लिकन्स में ये तासुर बहुत आई वुड से कि गहरा है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने में बाइडन ने बहुत रोल अदा किया। और अगर आप ज़ल्मे खलीलजाद को, रिचर्ड ग्रैनल को, या जो मिडिल ईस्ट के लिए इनके अभी रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन लोगों को आप देखेंगे, उनकी आप ट्वीट्स देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, तो जिस तरह से पीटीआई के लोग जो हैं, जिस तरह यहाँ कहा जाता है कि जी वो बड़े खुश हैं ट्रंप के आने के ऊपर, और ये वो बड़ा उसको जो है खुशियाँ मनाते हैं। इसी तरह से जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी सपोर्ट इमरान खान के लिए कोई ढकी छुपी नहीं है, वो बड़ी ओपन सपोर्ट है। और एक्चुअली ज़ल्मे खलीलजाद और रिचर्ड ग्रैनल ने तो आई वुड से कि बहुत ही इतनी तो अमेरिका में आमतौर पे ओपन सपोर्ट की भी नहीं जाती जिस हद तक वो लोग गए। तो ये एक दूसरा जो है पहलू ये है कि जो पर्सनलाइज्ड चीज़ है कि ये उन्होंने की है। और फिर तीसरा जो है, जो स्ट्रेटजिकली मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने मिसरीड किया, वो ये किया है कि ट्रंप आके कुछ तालिबान से लड़ना चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते तालिबान से। वो एंगेजमेंट की पॉलिसी उन्होंने पहले भी रखी थी। वो तालिबान के साथ इसलिए एंगेज करना चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि तालिबान उनके लिए अब दाइश के खिलाफ जंग लड़े। और वो इस वक्त जो आप देखेंगे कि जो अमेरिका की चाहे दोहा में एंगेजमेंट है, या जो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी जब अगर आएंगे तो उनसे उनकी अपॉइंटमेंट से पता चलेगा, अगर उन्होंने ज़ल्मे खलीलजाद को या इस तरह के दूसरे किसी आदमी को अफगानिस्तान में लगाया तो आपको वाज़े हो जाएगा कि अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि इस वक्त तालिबान और वो मिल के दाइश के ख़िलाफ़ लड़ें। और मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने तालिबान से अपने ताल्लुकात तबाह बर्बाद किए हैं, और इसके लिए भी उन्हें इमरान खान की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी मेंशन किया हाउस रेजोल्यूशन 901 पास हुई, 368 लोगों ने उसके फेवर में वोट दिया, 7 ने अगेंस्ट दिया, बाकी एब्सटेंशंस थी या लोग मौजूद नहीं थे। फिर बाय पार्टीजन लेटर्स लिखे गए, 62 से जायद कांग्रेस अरकान ने ख़त लिखे। अब हेयरिंग हुई, हेयरिंग के बाद जो है वो रिकमेंडेशंस दी गई। ब्रैड शर्मन को हमने सुना कि हमारे जो सफ़ीर हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, वो अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करें, लेकिन उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई भी चीज़ बाइंडिंग नहीं होती, उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। आपका सेंस क्या है कि अगर अभी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन अभी इन प्लेस हो जाएगी, अगले चंद दिनों में तमाम लोग नए अनाउंस हो जाएंगे, कन्फर्मेशंस हो जाएंगी, उसके बाद अगर ऐसी कोई रिकमेंडेशन, कोई बायपार्टीजन लेटर आता है, कोई हियरिंग होती है, कोई रेजोल्यूशन आती है, तो ट्रंप इंतजामिया आपके ख्याल में बाइडेन इंतजामिया से कैसे डिफरेंट होगी? एक तो 22 तारीख को वहाँ पे हियरिंग है, जो 26 नवंबर का यहाँ पे सानहा हुआ है, उसके ऊपर जो वहाँ पे कांग्रेस हियरिंग है ओपन, और वो भी पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है उसकी लॉबी की वजह से हो रही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और जो पाकिस्तान के लोग जो डील करते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो काफ़ी परेशान है उसको लेके, क्योंकि वो फौरी तौर के ऊपर वहाँ पे ये हियरिंग जो है वो शुरू होने जा रही है। उसकी जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, वो उससे एक मज़ीद जो दबाव है वो बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। और इस वक्त जो लग यही रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि बाइडेन, जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि रिपब्लिकन्स में ये काफ़ी गहरा तासुर है कि हुकूमत इमरान खान के हटाने में बाइडेन ने अहम रोल अदा किया था, और ट्रंप जो है वो भी इसके ऊपर समझते हैं। और अच्छा, वो इस हर वो काम अमरीकी चौधरी साहब, ये अमरीकी किरदार के मामले पर मैं आता हूं, मैं सेकंड सेगमेंट में इस पर बात करनी है कि क्या हुआ था, अब क्या हो सकता है, क्या डोनाल्ड लू के खिलाफ कोई इंक्वायरी खुल सकती है, क्योंकि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं हाई हैंडेडनेस ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, उसको नकेल डालने की, उसके एहतसाब की, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे आप ये बताएं कि ये 3 लास्ट हम जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और उसकी आफ्टर मैथ में देखें कि 3 नवंबर 2016 डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा जब सदर मुंतखब हुए, 30 नवंबर को नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गई थी। फिर जब लास्ट टाइम बाइडन जो है वो 2020 में जब बने हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, इमरान खान साहब से कोई गुफ्तगू नहीं हुई।
पहला जो राबता है आपकी इंतज़ामिया का, शाह महमूद कुरैशी से 27-28 जनवरी को एक टेलीफोन कॉल हुई थी एंटनी ब्लिंकन की, जिसमें हमने तो कह दिया था कि भाई हमने बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बात की है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के मामलात के ऊपर बात की है, लेकिन फिर एंटनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा पर बात हुई थी कि डैनियल पर्ल केस के मेन एक्यूज को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, हम तो उसके ऊपर बात करने के लिए फ़ोन किया था। तो वो एक सर्द मेहरी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत 5 नवंबर को वाजे हुई थी। आज 21 जनवरी को हम बात कर रहे हैं। हमारी तरफ से मैसेजेस एक्सटेंड किए जा रहे हैं फेलिसिटेशन के। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अब ये दूसरा ट्वीट है। तो आपके ख्याल में अभी तक कोई राबता ना होना, ये क्या इंडिकेट करता है मौजूदा हुकूमत और आने वाली या अब आ चुकी जो है जो इंतज़ामिया उसके ताल्लुकात पे? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान हुकूमत से आप पीछे चले जाएं तो 17 महीने तक जो पाकिस्तान और अमेरिका का आपस में कोई राब्ता नहीं हुआ था। और जब पीटीआई की हुकूमत आई है तो 17 महीने के बाद फिर पोम्पियो जो थे उनसे शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हुई और उसके बाद वो पाकिस्तान भी आए। ये आखिरी दौरा था किसी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में या किसी भी हाई ऑफिशियल का। 3 सितंबर को आपकी हुकूमत कायम होने के गालिबन 10-15 दिन के अंदर ही वो आ गए थे। जो ही राब्ता हुआ उसके बाद खान साहब हुआ, उसके बाद जब हुकूमत ट्रंप की चली गई है तो उसके बाद बाइडन जो है उन्होंने बिल्कुल राब्ता जो है वो नहीं किया। और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि उनको ये लग रहा था कि जो इमरान खान है वो बुनियादी तौर के ऊपर ट्रंप के सपोर्ट करते हैं, नंबर 1। और सेकेंडली जो अफ़गानिस्तान को लेके बाइडन इंतज़ामिया की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल वो अपने पिछले ओबामा में आपको मालूम है कि बाइडन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, उनको वो उसी दौर में फंसे हुए थे, उससे वो बाहर कभी नहीं आए, जिसकी वजह से बाइडन का जो अपना जहन था वो बिल्कुल उसी में फंसा हुआ था आपका ओबामा दौर में। और वो एंगेजमेंट की जो ट्रंप की पॉलिसी थी उसको उन्होंने रिवर्स किया, जिसकी वजह से उनसे कोई राब्ता ही नहीं हो रहा था। और फिर आखिर में तो फिर डोनाल्ड लू का जब लेटर आ गया, चीज़ें हो गई तो वो ख़राब हो। अच्छा, अब उसके बाद से अब तक किसी अमरीकी जो शख्सियत है उनका कोई, अच्छा अमेरिका को तो आप छोड़ ही लें, अभी आपने जिक्र किया कि 2 ट्वीट्स किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा ट्वीट की हैं बरतानवी वज़ीर आज़म को, उन्होंने भी कोई जवाब जो है वो देना मुनासिब नहीं समझा। यूरोपीय यूनियन के किसी एक लीडर का मुझे बता दें कि गुज़िश्ता 2 सालों में आपको कोई फ़ोन ही आया हो, आपको उन्होंने कहीं बुलाया ही हो, सिवाय ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ये जो मुल्क हैं जो एक्चुअली कराची जितने मुल्क हैं, लाहौर जितने मुल्क अभी हैं। सूडान से भी फोन कॉल आई है इसहाक डार साहब को, खरतूम से। हाँ, बस यही है। और फिर आपने देखा कि अब तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी जो कोशिशें इन्होंने की कि वो कोई दौरा ही कर लें, वो दौरा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 18 नशिस्तें लेके जिस तरह से वज़ीर आज़म बनाया गया। और फिर दूसरा ये उनका प्रॉब्लम है कि जब वो नज़र आते हैं ये लोग शहबाज शरीफ के साथ, तो पाकिस्तान के अवाम से फिर वो दूर हो जाते हैं। लिहाजा अरब ममालिक हों या वेस्टर्न ममालिक हों, उनको जो हमारे ट्रेडिशनल अलाइज हैं उनको प्रॉब्लम ये आ रहा है इस वक्त कि दे डोंट वांट टू बी सीन एज अ पार्टनर अगेंस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि रिलेशनशिप तो अल्टीमेटली लोगों के साथ होना है। तो ये इतने इस कदर अनपॉपुलर गवर्नमेंट है कि कोई इसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ में, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि अगर रिवर्सल की बात हो रही है, क्या डोनाल्ड लू के हवाले से कोई इंक्वायरी स्टेट डिपार्टमेंट में इनिशिएट हो सकती है? अगर कोई एक लाइन ही आ जाती है कि हाँ उस वक्त की बाइडन इंतज़ामिया पाकिस्तान में किसी के साथ राब्ते में थी जब ये सब कुछ हो रहा था, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फवाद चौधरी साहब, हम देख रहे थे कि कोई पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद होगा, हमें कोई पाकिस्तानी ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में नज़र नहीं आया, लेकिन मोहसिन बिलावल भी नहीं थे, मोहसिन नकवी साहब थे। और मोहसिन नकवी ने जनाब वहाँ पे जिस इशाइये में शिरकत की है, खसूसी इशाइये की तकरीब में, वहाँ पर उनकी साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है। एक कोई कांग्रेसमैन है, एक सेनेटर हैं और एक गवर्नर है मिसिसिपी के, इनसे मुलाकातें की हैं। वहाँ पर उन्होंने तकरीर भी किया। उन्होंने अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर इन लोगों को मुबारकबाद दी है।
और वो कह रहे हैं कि बड़े बेहतरीन हो जाएंगे ताल्लुकात, तो हुकूमत तो बड़ी खुश होगी कि हमारे मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर जगमगा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं है कि अमेरिका का सदर मुंतखब होने की मुबारक जो है साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म को देने की क्या जो है वो बनती है। और दूसरी बात यह है कि वो जो लिज ट्रुस हैं वो तो अब मेंबर भी नहीं है उनकी बरतानवी पार्लियामेंट के भी। और ये जो डिनर था ये तो पेड डिनर था। तो जिसने भी नकवी साहब को होस्ट किया है, मुझे नहीं मालूम। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको जाना ही नहीं चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो बिलावल भुट्टो नहीं गए, क्योंकि वो जो खबरें आई या जो भी आया, उन्होंने देखिए हर एक को पता था कि पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया उनके हलफ बर्दारी पे। अब जो भी है, बिलावल भुट्टो जो है वो मुंतखब रुकने असम्बली हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। उनको तो ऐसे पेड टिकट पे तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये इसमें कौन सी बात है कि अगर आपको नहीं बुलाया तो नहीं जाएंगे, जब किसी को इम्पोर्टेंट लगेगा तो चले जाएंगे। तो इसी तरह से जो जयशंकर जो थे, जब वो वहाँ का वज़ीर ख़ारजा फ्रंट रो में बैठा हुआ है और आप जाके ऐसे ही अपनी तस्वीर बनवा रहे हैं फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो मुझे समझ नहीं आई कि इनका जो भी लोग इनको पीआर की एडवाइस करते हैं, आई थिंक वो तो बहुत ही सतही लोग हैं। और इसी तरह से जो आपने देखा, जो जिस तरह से मरियम नवाज भी, तो शुक्र है मरियम नवाज ने टिकट लेके चली गई। ये सारे लोग जो हैं, मैं मतलब हैरान होता हूँ। ये कोई भी बेसिक चीज़ किसी से पूछ लें कि आप जो हैं वो जब इससे आपकी पीआर अच्छी लगेगी या बुरे लगेंगे। आप बुरे लग रहे हैं, सही। इस तरह अच्छा, से जाने की जरूरत। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अभी पाबंदी लग गई टिकटॉक पर। टिकटॉक ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए 18 तारीख को। डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया कि मैं पाबंदी हटा लूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, उन्होंने ऑपरेशंस बहाल कर दिए। इलॉन मस्क ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, उन्होंने कहा है कि हम जो है वो बड़ा आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ट्विटर जो है वो चाइना में ना चले और टिकटॉक अमेरिका में चले। अब वो 17 करोड़ वहां पर यूजर हैं। अब इस माइंडसेट को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क पाकिस्तान, यहां पर हमारे यहाँ ट्विटर नहीं चल रहा, तो जब एलॉन मस्क ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि चीन में ट्विटर ना चले और टिकटॉक यहाँ पर चले, पाकिस्तान के हवाले से आप सेंस कर रहे हैं कि कोई स्टेप हो सकता है अपकमिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है इसकी तरफ से? नहीं, चाइना के साथ तो खैर पाकिस्तान को रिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना का जो मेन इशू है ये आई मीन टिकटॉक का या जो ट्विटर का, वो ये एक्चुअली जुड़ा हुआ है उनकी बड़ी इकोनॉमिक लड़ाई से, जो जाहिर है पाकिस्तान की तो नहीं है। अब ये जो बैन है, ये एक्चुअली तो एलॉन मस्क ठीक कह रहे हैं कि अगर ट्विटर वहां पे बैन है तो फिर टिकटॉक आप कैसे करेंगे। अब टिकटॉक के लिए तो प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है, उन्होंने ये कहा है ना कि आप 50-50% कर लें, 50% इसमें अमेरिकन शेयर हो जाएगा अमेरिका की हद तक, और बाकी जो है वो आप अपना रख लें। तो इसके ऊपर आप देखते हैं कि टिकटॉक जो है, और टिकटॉक ने एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत सपोर्ट किया है अपनी कैंपेन में। और उन्होंने जो टिकटॉक है, आपने देखा ही होगा कि जो ट्रम्प की जो ओथ था उसमें जो सारे टेक्नोलॉजी जायंट्स थे, हाँ, उसमें वो एक लाइन उसके बना सीईओ भी मौजूद थे। सारे सीईओज जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। तो टेक्नोलॉजी वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया है ट्रम्प को, सवाए फेसबुक के, जो फेसबुक के जिससे ज़ाहिर एलॉन मस्क की भी बिल्कुल एक ज़ाती लड़ाई है, और वो ज़ाहिर दूसरी लेकिन तरफ जुकरबर्ग भी आए थे, ही वाज आल्सो हाँ, इनवाइटेड, बल्कि वो चर्च सर्विस में भी मौजूद थे, जेफ बेजोस के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। नहीं, इनवाइटेड तो सारे थे, लेकिन उनकी ज़ाहिर ट्रम्प से नहीं बनती, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि अगर तो ये कोई लॉ बन गया इस हिसाब से कि उन्होंने, जिस तरह से आपने देखा है कि उन्होंने फ्री स्पीच के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आते ही जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जिसमें क्रिटिसिज्म ऑन सुप्रीम कोर्ट और जजेस को तो उन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दिया। तो अब इस फ्री स्पीच को क्या वो दूसरे मुल्कों के ऊपर भी लेके जाएंगे? अगर वो लेके गए तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है ये प्रॉब्लम होगी। और वैसे तो ये पाकिस्तान के अंदर एक अमकाना बात है, हमें चाहिए कि खुद ही इसको ख़त्म कर दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ ग्राफिक्स, और वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली अमेरिका जब टैरिफ लगाता था
जो लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट्स करते थे उस वक्त बड़ा वेल्दी था, पैसे आते थे, अब हमने अपने लोगों को टैक्स करना शुरू कर दिया, तो मैं रिवर्सल करूंगा इस पॉलिसी का, पूरी दुनिया पे टैरिफ इम्पोज किए जाएंगे इंक्लूडिंग कनाडा। फिल वक्त नहीं किया जा रहा, लेकिन एट अ लेटर स्टेज। अब कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की 70% एक्सपोर्ट्स जो है वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के लिए हैं, हमें किस किस्म की कंसेशन चाहिए होगी अमेरिका से इन टैरिफ्स वाले मामलात पे, और मिलेगी भी कि नहीं? ये तो जो मामला है टैरिफ्स वाला, वो तो पाकिस्तान में स्पेशली टेक्सटाइल को तो बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है। और अगर उन्होंने टैरिफ लगाए तो आपने जिस तरह से ये कहा कि अगर ये उन्होंने अपनी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए भी लाई तो टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान में बहुत मुतासर होगा, क्योंकि हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट जो करता है वो करता ही अमेरिका को है। और ये अलहदा बात है कि उन्होंने तो कनाडा और जो बाकी यूरोप के ममालिक हैं उनके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा। चाइना को भी वो टैरिफ जो है वो ला रहे हैं। अब जाहिर है ये तो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की है चीज़। अमेरिका के वो जो चौधराहट जो है वो सिर्फ पैसों के ऊपर तो नहीं है, वो तो उनके जो ओवर रीच है जो उनकी उसके ऊपर है। और ट्रम्प की अभी तक की तो जो पॉलिसी है वो तो यही है कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कितने पैसे यहाँ पे लगाते हैं तो कितने हमें मिलते हैं। ये तो गांव का चौधरी ऐसे तो नहीं रहा जा सकता। अगर आपने चौधरी रहना है तो फिर पैसे तो लगाने नहीं, पड़ेंगे। लेकिन वो कहता है, वो ट्रम्प को आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हो, कहता है मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों बनूं, मैं $500 मिलियन देता हूं, मेरी आबादी 30-32 करोड़ है, चाइना की आबादी 1.5 अरब है, वो $39 मिलियन देता है। वो कह रहे हैं कि हम, और फिर मैं नेटो का खर्चा क्यों उठाऊं। वो तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट, कमिंग बैक टू पाकिस्तानी एंगल, जब ज़ाहिर है कि रेजीम चेंज की आप तहरीक इंसाफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बात करती रही है, इसमें ज़ाहिर है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन अमेरिकन एंगल हमेशा से मौजूद रहा है। आपके ख्याल में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका अगर हम परसेंटेज काउंट कर लें, कितना उनका किरदार था, और लोकल आप समझें कि जो वजूहात हैं वो कितना परसेंट थी, वो जो पूरा एपिसोड है इमरान खान साहब के आउस्टर का? देखें जी, लोकल तो जाहिर है लोकल ज़्यादा था, कोई शुबा नहीं इसमें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका एक चीज़ की मुखालफत कर दे या उसका हिस्सा ना हो तो वो नहीं हो सकती। अब इसमें तयशुदा बात है कि दो जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और आई रिस्पेक्ट जनरल बाजवा साहब का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन 100% मेरा एनालिसिस ये है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, कि वो उन्होंने फैसला कर लिया था कि एक एक्सटेंशन मैंने ले ली है पीटीआई से, अगली एक्सटेंशन अब मैंने पीएमएलएन से ले ली है। तो इस बैकग्राउंड में ही सब कुछ जो पॉलिसी बनी हुआ वो इस ख्वाहिश के नतीजे में हुआ। बाकी ठीक है, अमेरिका ने जो है वो भी इसमें अपना जॉनल लू का जो लेटर आया यहाँ पे, देखिए ना, वो उससे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल क्या हो सकता है कि अगर तो आप हमारे साथ हैं तो फिर तो ठीक है, हमारी नहीं मानते तो फिर जो है वो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब इससे ज़्यादा क्या धमकियाँ मेज लेटर हो सकता है? आपके ख्याल में आप सेंस कर रहे हैं कि इस लेटर वाली एपिसोड की भी कोई अकाउंटेबिलिटी वाला मामला अमेरिका में इनिशिएट हो सकता है? क्योंकि ही सेइंग कि मैं जितनी भी हाई हैंडेडनेस है, रजीम चेंज के मामलात हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर है, हाई हैंडेडनेस ऑफ बाइडन ऑफिशियल्स है, मैं उस सारी की अकाउंटेबिलिटी करूंगा, तो कैन दिस कम अप एट एनी पॉइंट इन टाइम? इससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो वो उन 7 जनरल्स जो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में जो है वो जब सरेंडर हुआ है, या जो मतलब इसमें थे सारे अफगानिस्तान ऑपरेशन में, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि वो बात जो है वो किधर जाती है, क्योंकि उसमें भी एक पाकिस्तान का एंगल जो है वो आएगा, और देखते हैं कि जो वो चीज़ें आएंगी वो किधर आएगा, उसके बाद फिर शायद इधर भी वो आ जाए। सही। अच्छा चौधरी साहब, मेरे साथ रहे, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अब पाकिस्तान के दाखिली सियासी मंजरनामे पर, ख़ास तौर पर अलकादे ट्रस्ट केस, जिसको हुकूमत कहती है ओपन एंड शट केस। तहरीक इंसाफ जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको एजिटेट करने के लिए, और उसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत कहती है ये ओपन एंड शट केस था, खान साहब को सज़ा हो गई और ये अंडू भी नहीं होगी, इसमें तमाम एविडेंस, हर चीज़ मौजूद है,
सज़ा बमुताबिक कानून और आइन दी गई है। इमरान खान साहब पर चोरी साबित हुई है 190 मिलियन पाउंड की। अब आप उस सारे मामले में ज़ाहिर है कि आप यू वर इन द नो एंड यू हैव द नॉलेज इस तमाम मामले की। अब ये फैसला आ गया, फैसला चैलेंज होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बातें चल रही हैं कि एक नए चीफ जस्टिस गालिबन शायद लाहौर से लाए जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर 2 नए जजेस आ चुके हैं। जो डीवीज बनी है अभी, उसकी फॉर्मेशन देखकर लगता यह है कि तहरीक इंसाफ अगर अप्रोच करती है तो केस जो है वो लामहला उन जज साहिबान की तरफ जाएगा जिनको तहरीक इंसाफ माजी में कहती रही है कि वो हमारे केसेस ना सुने। तो आपके ख्याल में जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, इसकी एक तो ये कि सज़ा बरकरार रह पाएगी, या खान साहब आपको लग रहा है कि अगले 1-1.5 महीने में जैसे बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के दावा कर रहे हैं कि बाहर आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे? देखिए, ये सब बात यह है कि हर एक को पता है कि ये केस एक सियासी केस है। ये केस ऐसे ही है जैसे मेरे पे केस है कि मैंने ओप्पो मोबाइल फ़ोन चोरी किया, 4 बोरी मैंने यूरिया चोरी की, 5 बोरी मैंने जो है वो पता नहीं 5 चारपाइयाँ चोरी की, फिर शावर चोरी कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये 9 मई का तो हर एक के ऊपर डाल ही दो कि उसने कुछ ना कुछ किया हुआ है। सो ये भी एक ऐसे ही केस है। केस का तो इशू नहीं है। और जजेस जो हमारे हैं उनका भी आपके सामने ही हालात है, बेचारे जिस तरह गुजर रहे हैं। और मैं जजेस को सारा ब्लेम भी नहीं करता। देखिए, जिन जजेस ने बेल दी हाई कोर्ट से अपना एंटी टेररिज्म में, एक जज के घर जो है वो उनके बच्चे ही उठा लिए गए। दूसरे जज के घर पे एक कोर्ट रूम के ऊपर फायरिंग हो गई। तीसरा जज जो लाहौर का था, वो सुबह आ रहा था, उसकी करोला गाड़ी बेचारे की, उसको जो है वो वीगो ने टक्कर मारी, वो जाके नहर में गिर गया। उसके बाद 6 जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका लेटर आपके सामने है। जजेस के क्या हालात है, कुछ भी नहीं है बेचारों में। फिर जाहिर है कि ये राना नासिर जैसे जजेस कॉन्ट्रैक्ट पे लाके उनको बिठाया, कहा ये सजाएं सुना दो। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की हालत है वो भी आप देख रहे हैं। आपने इतना अच्छा कोर्ट कवर किया है, आपको खुद मालूम है। सो जुडिशरी तो एग्जिस्ट नहीं करती। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पीटीआई का जो पॉलिटिक्स है, वो उनको ये पहले यकीन होना चाहिए कि अदालतों से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलना। ना ही अदालतों के ऊपर आप बैठ करें। फिर किस पे बैठ कर? आपको रिलीफ मिलना है या इंटरनेशनल प्रेशर पे या इंटरनल प्रेशर। कोई यहाँ पे ना कोई कानून रह गया है, ना आइन रह गया है, ना ही कोई आपकी कोई यहाँ पे चीज़ रह गई है। अगर आप जो है वो इसको देखेंगे कि फलाना जज कर देगा या फलाना जज कर देगा, जजों से कुछ नहीं हो सकता, ना ही वकीलों से कुछ हो सकता। तो पीटीआई में जो खान साहब के साथ मेरी बड़ी, अब तो चूँकि मेरी मुलाकातें होती हैं और अब भी हुई है, मेरी डिटेल जो बात भी हुई है, मैंने कहा जी आप ओवर रिलाई कर रहे हैं वकीलों के ऊपर। इन बेचारों का कोई जो है वो ना कैपेसिटी है, ना ये कोई तरतीब बना सकते हैं, ना कोई चीज़ कर सकते हैं। लिहाजा 17 महीने से इमरान खान जेल में है। अगर अभी तो पूरी पार्टी वकीलों के पास है, तो आप तो आप ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी अभी जो मौजूदा जेल से बाहर मौजूद लोग हैं ये कर ही नहीं सकते? नहीं, इनकी कैपेसिटी नहीं है, ना इनकी कैपेसिटी है ना कुछ। आप देखें ना, जब तहरीक चलानी थी ये सारे लोग घर बैठे रहे। फिर जब अलायंस बनाना है ये अलायंस नहीं बना पा रहे। इनका वाकफ ही कोई नहीं है। ना इनको कोई जानता है, ना इनके ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार है। लिहाजा जो एक बनना चाहिए थी मूवमेंट, वो बन नहीं पाई। आप वो तो आज इंटरनली बात कर रहे हैं कि बर्फ पिघल गई है, मुलाकात हो गई है, राब्ते को बैकडोर चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आज सुना है कि वो ब्रीफिंग भी हो गई है प्राइम मिनिस्टर को कि वो मुलाकात किस बारे में थी जो अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से हुई। वो तो इसको अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। नहीं, वो कामयाबी तो है, उसमें तो कोई शुबा नहीं। अली अमीन गंडापुर की कामयाबी तो है वो। और इसके ऊपर जो भी है, नून लीग बड़ी परेशान भी है, उसमें भी कोई शुबा नहीं है। और ये जो खबर भी लगाई गई है, ये भी ज़रा नून लीग को कह लें कि उनके एहसाब को ज़रा सूद करने के लिए, कि कोई बात नहीं है, आप ज़रा उनके लिए, उनको तसल्ली के लिए जो है, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है उधर लाहौर में, उसमें नवाज शरीफ साहब बड़े नाराज़ हैं इस मुलाकात को लेकर। तो इसलिए उन्होंने उनको ज़रा उनके एहसाब को ज़रा सूद करने के लिए जो है ये खबर लगवाई है। लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है हर एक को पता ही है कि इस मुलाकात का जो एजेंडा था या जो भी था वो तो पता ही है हर एक को। अब इशू इसमें ये है कि जो पीटीआई का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें जो सबसे बड़ी खामी यही है कि वो एक अलायंस नहीं बना पा रहे। अब असद कैसर साहब ने जो बड़ा अच्छा किया है, खाकान अब्बासी साहब से मिले हैं, आज मुस्तफ़ा
नवाज खोखर साहब से मिले हैं और अब वो आगे जा रहे हैं GDA से मिलने, जमात इस्लामी से मिलने। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो फिर JUI है, क्योंकि देखिए ना स्टेट पावर जो है ना वो 3 ग्रुपों के पास है। इमरान खान के पास है, JUI के पास है और वकीलों के पास है। चौथा पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा ग्रुप नहीं है ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जो इमरान खान साहब का इस वक्त ओपनिंग बैट्समैन है सियासी मैदान में, अली अमीन गंडापुर, सूबे की हुकूमत तो उनके पास है, उन्हीं की तो लड़ाई है मौलाना फजलुर रहमान से। वो एक हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी बयानबाजी जो चल रही है उसमें तो ये हो ही नहीं सकता कि इनका कोई अलायंस बन जाए। इसीलिए खान साहब ने जो आखिरी मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की खान साहब से, उसमें उन्होंने उनको स्पेसिफिकली कहा है कि आप डेरा इस्माइल खान की पॉलिटिक्स से बाहर रहें और आप एक नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो गौर करें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अगर PTI का अलायंस होता है फिर तो ये देखें ना, ये हुकूमत जो है वो चंद हफ्ते भी नहीं ठहर सकती। और मेरा ख्याल यही है कि आपको एक बारगेनिंग देनी पड़ेगी मौलाना फजलुर रहमान साहब को। अगर अभी तो थोड़ा सा गो स्लो जाना चाह रही है, मुझे लगता है हुकूमत भी और PTI भी, वो दोनों देखना चाह रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से तो प्रेशर आएगा या नहीं आएगा। सही, अगर प्रेशर आएगा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से फिर तो ज़ाहिर है PTI को जरूरत ही नहीं किसी की। सही, और दबाव अगर आ नहीं गया आता तो ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी साहब, वक्त ख़त्म हो गया मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। तमाम नज़रें अब वाशिंगटन पर हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की नहीं, दुनिया भर में जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है कि जो अब नई इंतज़ामिया ने टेक ओवर किया है, चार्ज संभालना, मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट शुरू हो चुकी हैं, वो किस किस्म की पॉलिसी दुनिया भर में लेकर आएगी। और ये एक तब्दील शुदा पॉलिसी के तहत जो बैनुल अक़वामी मंजरनामा है और उससे रिलेटेड दाखिली सियासी मंजरनामे मुख्तलिफ ममालिक में वो शेप अप होंगे, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।